बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने जी चैप्टर 1 से आगाज़ किया था। सबसे पहले तो ये डिसीजन ले लें कि हमने याद कहाँ से करना है, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक तो आप स्लाइड नोट से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने शायद कल आपको एक्सप्लेन किया था कि आईकैप में जो हमारा पेपर बन रहा होता है, एग्जामिनर जब पेपर बना रहा होता है तो उसके सामने जो बुक खुली हुई होती है वो आईकैप का स्टडी टेक्स्ट ऑफिशियल खुला हुआ होता है। ये इतना बड़ा इशारा है इस तरफ कि हमें किस किताब को फॉलो करना चाहिए। लॉज जब आप पढ़ रहे हैं ना, कोई भी किताब पढ़ेंगे, ये ऐसे हमने एक इम्प्रेशन बनाया हुआ होता है, ये आसान होगी, ये मुश्किल होगी। लॉ में हर जगह हर किताब ने ओरिजिनल लॉ से उठा के कॉपी करके उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होगी। इसलिए आप, मेरी राय तो यह है कि आप आईकैप का ओरिजिनल टेक्स्ट यूज़ करें, सबसे ज़्यादा फ़ायदे में हम रहेंगे अगर इसको यूज़ कर रहे होंगे तो। कल हमने देखा था जी कि कंपनी के बारे में हमने पढ़ने के लिए कंपैरिजन में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के कंपैरिजन से हमने कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की थी। फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लॉ जो है इन दोनों बिजनेसेस को सेपरेट एंटिटी तस्वुर नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। फिर हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी, कंपनी को देखा, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे कि आर्टिफिशियल पर्सन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर है, लीगल राइट हैं, लाइबिलिटीज़ है, ये सारी बात हम कल करके गए हुए थे। आज हम अगर आप आगे चले तो यहाँ से आगे चलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। ये कल हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, ये किसका क्या मतलब है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स एंड शेयर होल्डर आर इट्स ऑनर। ऑनर के लिए हम 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कंपनी में, या तो इसे शेयर होल्डर ही कह देते हैं, या इसे हम मेंबर्स बोलना शुरू करते हैं, या इसे हम ऑनर बोलना शुरू करते हैं। तो ये 3 नाम हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जो कंपनी में कैपिटल होगा, कैपिटल का क्या मतलब है, जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट की हुई है। और कल हमने देखा था कि हमने ऑनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था किसके अंदर, शेयर्स के अंदर, और एक शेयर की कीमत 10 रुपीज़ थी। 10 रुपये का एक शेयर है। अब कंपनी कहती है जी मैंने 10 लाख शेयर हैं, इसका मतलब है 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, इतना उसका कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज़ से तो शेयर कैपिटल निकल आया करेगा, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल निकल आया करेगा। अच्छा जी, फिर आ गया जी, एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ कंपनी। एनी लीगल पर्सन, पर्सन नहीं, लीगल पर्सन, इसका मतलब है एक कंपनी की शेयर होल्डर दूसरी कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी लीगल पर्सन है। लेकिन किसी कंपनी में किसी पार्टनरशिप के शेयर नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन। क्लियर होगी बात जी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, और ट्रांसफर करने के लिए अभी हम आगे कंपनीज को जैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि जो असल में हमारा जिस कंपनी को हम पढ़ना चाह रहे हैं, नीचे से बेस से हम चलेंगे तो सही कि हम पढ़ रहे होंगे जी हमारे पास एक सिंगल मेंबर कंपनी है जी, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, फिर प्राइवेट लिमिटेड, फिर पब्लिक लिमिटेड, फिर पब्लिक लिमिटेड में लिस्टेड कंपनी। एक्चुअली हमारा टारगेट लिस्टेड कंपनी को स्टडी करना है, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी हम किसको कहते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं। तो जब शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं तो हम ऑनरशिप इतनी आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि बाज़ मरतबा मैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते अपने कुछ शेयर अपने मोबाइल से सेल भी कर चुका हूँगा और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। ये इतना आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हमें बाइंग एंड सेलिंग करना। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल हम किसको कहते हैं, हमेशा के लिए, दायमी जिसे उर्दू में बोलते हैं। आपने उधर क्यूएम के अंदर परपेचुइटी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक एन्युटी स्टार्ट होती है लेकिन वो हमेशा चलती रहती है, तो हम उसको परपेचुइटी बोलते थे, वहीं से लफ्ज़। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही है कि कंपनी की जो लाइफ होगी ये
अनलिमिटेड होगी। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि हम कंपनी को वाइंड अप ना कर दें। ठीक है ना, कंपनी को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो हमें नज़र आएगा कि लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी को हमें देखना चाहिए, फिर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स को देखना चाहिए, फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स को देखना चाहिए, फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर पार्टली पेड शेयर। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन हम किताबों में अभी इसको पढ़ रहे होते हैं। यानी लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसे पूरे को ग्रैस्प करना चाहते हैं तो हमें इन 4 हेड्स में इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है क्या, या इसको ऐसे ऐसे समझते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसी सिचुएशन जिसमें लाइबिलिटी अदा करने के लिए मेरे पर्सनल एसेट्स भी बेच दिए जाएं, या ऐसे कि मेरे एसेट्स बेच दिए, उस पर्सन के एसेट्स बेच दिए जाएं, इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है ना, हमने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर सारे पैसे पे नहीं हुए तो इस बंदे के जो एसेट्स होंगे उनको बेचकर पैसे पूरे कर लेंगे। पार्टनरशिप में भी ऐसे ही करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि अगर कंपनी ने किसी की लाइबिलिटी पे ना की तो क्या करेंगे हम, कंपनी के एसेट बेचेंगे और लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे। ये काम कौन कर रहा होगा? लिक्विडेटर, यानी लॉ कर रहा होगा। ऐसे कहते हैं, इस आसान लफ्ज़ यूज करते हैं, लॉ कर रहा होगा। जब हम कोर्ट में जाएंगे, जाहिर है जिनके आपने पैसे देने होंगे वो कहाँ पहुँचेंगे? कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे। जज साहब क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई अच्छा इस कंपनी के सारे एसेट्स बेचो, इसके नाम पे जो गाड़ियाँ उनको बेचो, इसके नाम पे जो प्लॉट है उसको बेचो, कंपनी के अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसको निकालो। एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, उसका नाम क्या है? लिक्विडेटर। वो बंदा ये सारे काम करेगा, पैसे इकट्ठे करेगा और जिन लोगों के पैसे देने वाले हैं उनके पैसे अदा कर देगा। इसका मतलब है कंपनी के एसेट्स बिकेंगे अगर लाइबिलिटी पे नहीं हो रही तो। इसका मतलब हुआ कंपनी की लाइबिलिटी क्या हुई? फिर अनलिमिटेड हुई। फुली लाइबल का मतलब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड। क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि एसेट्स बिकेंगे, तो कंपनी के तो बिकेंगे एसेट्स। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, क्या डायरेक्टर के भी एसेट्स बिकेंगे? नो। इफेक्टेड विद इन देयर पावर्स नॉट बी पर्सनली लाइबल। ये बात जब हम डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे फिर थोड़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे कि अगर डायरेक्टर्स ने अपनी पावर से एक्सीड किया तो फिर क्या स्टेटस होगा, लेकिन अभी नहीं। हम कह रहे हैं अगर डायरेक्टर के पास जो इख्तियार है, अपने इख्तियार के अंदर अंदर ये काम कर रहे हैं, कंपनी डूब गई है, कंपनी के एसेट्स बिकेंगे, डायरेक्टर के एसेट्स नहीं बिकेंगे। तो डायरेक्टर आर नॉट पर्सनली लाइबल। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, वो कहता है लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। मतलब एक आदमी है, उसने 1 लाख शेयर खरीदे थे इस कंपनी के, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 मिलियन उसका इन्वेस्टेड है कंपनी में, ये तो ज़ाया हो गया। क्योंकि इस 1 मिलियन से क्या खरीदा होगा हमने? कंपनी के एसेट होंगे। अगर कुछ नहीं किया होगा तो कंपनी के अकाउंट में पड़े होंगे, तो वो तो सब गया। वो कहते हैं इसके वो पैसे 1 मिलियन इनके ज़ाया हो गए। लेकिन इसकी गाड़ी बिकेगी? वो कहते बिल्कुल नहीं बिकेगी। इसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। जितना पैसा इस शख्स ने कंपनी में लगाया हुआ है, यहाँ तक की इसकी लाइबिलिटी है, यहाँ तक के पैसे हैं जो इसके ज़ाया हो सकते थे वो हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर पार्टली पेड, इसने 1 लाख शेयर खरीदे थे, एक शेयर 10 रुपए का था, लेकिन इसने 6 रुपए के हिसाब से भी पैसे दिए हुए थे। इसका मतलब है इसने 6 लाख रुपया कंपनी को दिया हुआ था और कंपनी की किताबों में आ रहा था कि 4 लाख रुपया अभी इससे लेना है। इसको कहते हैं अनपेड अमाउंट और इसको कहते हैं पार्टली पेड शेयर। ठीक है,
वैसे तो लॉ ये कहता है अब कि अब कोई भी कंपनी पार्टली पेड शेयर इशू नहीं कर सकती, बल्कि शेयर कैन ओनली बी इशूड फुली पेड शेयर। 10 रुपए पूरे देंगे तो आपको शेयर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन पहले क्योंकि अलाउड था, तो हो सकता है आज भी कोई कंपनी ऐसी हो जिसके शेयर पार्टली पेड थे और अभी बाकी के पैसे रिसीव नहीं किए हुए। लेकिन अगर आप अब कंपनी बनाना चाहें, अब से मैंने पिछले 10-12 साल से लॉ ऐसे ही है, अब हम कोई कंपनी बनाना चाहें तो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती अगर वो 10 रुपए पूरे रिसीव नहीं कर रही तो। लेकिन पहले लॉ ये कहता था कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे अपने बंदे हैं, क्या है आप 1 रुपया ले लें इनसे अभी, फिर बाद में और पैसे आ जाएंगे, फिर बाद में और पैसे आ जाएंगे। अब कंपनी, अगर ये वाली कोई पुरानी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, फंस गई है कंपनी और लोगों के पैसे देने हैं, अब क्या करें? क्या इन्होंने भी कोई और पैसे नहीं देने? तो लॉ कहते हैं नहीं, मेंबर्स लाइबल फॉर अनपेड अमाउंट, इससे 4 लाख रुपया तो रिकवर करें। और अगर ये कहता है मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका एसेट बेचें। ये 4 लाख हम इससे ले सकते हैं क्योंकि कंपनी में इसने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है, बाकी तो इससे रिसीवेबल है सिर्फ। तो अनपेड अमाउंट इन लोगों से ली जा सकती है, अगरचे ये वाली कंपनी अब बनाई नहीं जा सकती। हाँ, कोई पहले से बनी हुई कंपनी है, उसका ये स्टेटस है। अब तो कंपनी इस तरह से बनती नहीं है, कंपनी बनाने के लिए फुली पेड शेयर रिक्वायर्ड है। तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो कंपनी के नाम के साथ लफ्ज़ लिखा हुआ है लिमिटेड, तो ये असल में कंपनी के लिए नहीं लिखा हुआ, बल्कि शेयर होल्डर के लिए लिखा हुआ है, मेंबर्स के लिए लिखा हुआ है कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक? अप टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हुई तो फिर अनपेड अमाउंट के ये लोग भी जिम्मेदार हैं, लाइबल हैं। बात क्लियर होगी जी? अच्छा जी, अब आते हैं जी डेफिनेशन कंपनीज की तरफ। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ। अब असल में हमारा जो कोई भी लॉ चल रहा होता है ना, तो लॉ को हम, जैसे जब हम सीए कर रहे थे तो हम पढ़ते थे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ठीक है। फिर एक कंपनीज एक्ट आया पहले 2016, लेकिन उसमें कुछ गलतियां चलतियां रह गई, फिर हमने दोबारा उसको बनाकर 2017 कर लिया, ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिख यहां तक बात लिख दे, ये लाइन में काट देता हूं। कंपनी किसे कहते हैं? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो वो सारी कंपनीज जो इससे पहले की बनी हुई थी वो तो कंपनी रही हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब लॉ किसी डेफिनेशन को देता है और उसके साथ ये लफ्ज लिख दे मीन्स, तो इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन लग गई है। अब ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, जो यहां लिखा है बस वो मुराद है, डिक्शनरी मीनिंग अब मुराद नहीं रह गया। तो हमने कहा यार सिर्फ वो इदारे कंपनीज हैं जो 2017 के ऑर्डिनेंस के तहत बने हैं, तो 1984 वाले के तहत बने हैं वो फिर क्या रह गए? वो तो कंपनी से निकल गए। वो जो 2016 वाले के तहत बने हैं या उससे भी पीछे चले 1913 वाले के तहत बने हुए हैं, क्योंकि कंपनीज तो आप देखते हैं ना, कंपनीज तो बड़े फखर से लिखते हैं जी 150 साल हमारी लाइफ हो गई है, तो वो तो आज से 150 साल पहले के किसी कानून के तहत बनी होगी। तो फिर लॉ ने क्या किया? उसने कहा नहीं, और द कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ को नीचे जाकर फिर डिफाइन कर दिया। कंपनी लॉ मीन्स द रिपील्ड कंपनीज एक्ट। रिपील्ड का मतलब होता है कैंसिल हो जाना, जो खत्म हो चुके हुए हैं। वो कहते हैं कि अब हम कंपनी लॉ किसको कह रहे हैं? वो पिछले तमाम कवानीन जो कभी भी हमारे मुल्क में इस खिते में रहे हुए हों, जिनका नाम क्या है? रिपील्ड कंपनीज एक्ट। उसने 7 एग्जाम्पल दे दी, जैसे 1913 वाला कंपनीज ऑर्डिनेंस, फिर 1984 वाला कंपनीज ऑर्डिनेंस, फिर 2016 वाला कंपनीज ऑर्डिनेंस, ठीक है। वो कहता है कि ये सारे जो पुराने कवानीन हैं उनके लिए हमने नाम क्या रख दिया है? कंपनी लॉ। इसका मतलब है
या नए वाले कानून के तहत बनी हो वो इदारा, या किसी भी पुराने कानून के तहत बना हुआ हो, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया है? कंपनी रख दिया है। एक ऐसा इदारा जो बनते वक्त रजिस्टर्ड हुआ हो, कहां पर? अब इस इदारे के भी नाम अलग अलग थे। आज हम इसको कहते हैं SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पुराने लॉ में 1984 में हम इसको CLA बोलते थे, कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी। इसका मतलब है पहले कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होते थे, आज हम कहाँ रजिस्टर कर रहे हैं? SECP में। जाहिर है वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन की वजह से इदारों के नाम, इदारों की रूल रेगुलेशन ये चेंज होते रहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक ऐसा इदारा जो रजिस्टर्ड हुआ हो 2017 के कंपनीज एक्ट के तहत या किसी भी पुराने कंपनीज एक्ट के तहत, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? कंपनी नाम रख दिया उसका। एक ऐसा इदारा जो इस कानून के तहत बनेगा उसको हम क्या कहा करेंगे? कंपनी कहा करेंगे। अच्छा जी, फिर हमने कहा जी सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन, ये कंपनी के चंद कैरेक्टरिस्टिक। कंपनी की एक कॉमन सील होगी, एक स्टैंप होगी। एक्वायर्ड, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे काम कंपनी अपने नाम से किया करेगी। कैन सू एंड कैन बी सूड, यानी कंपनी खुद भी किसी दूसरी कंपनी पे मुकदमा कर सकेगी और कंपनी के ऊपर भी मुकदमा होगा। ये मुकदमा कंपनी के ऊपर होगा। एक लफ्ज आ रहा है बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन। बॉडी कॉरपोरेट, ये असल में ये भी वो इदारे हैं, बॉडी कॉरपोरेट भी हम ऐसे ही इदारे को कह रहे हैं जो इसको लॉ क्या कहता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ का क्या मतलब है? पुराना कानून। और कंपनीज एक्ट 2017 का मतलब है करंट, नया, इस वक्त जो अंडर एप्लीकेशन चल रहा है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, क्या मतलब? जरूरी तो नहीं कि जब हम कंपनी बना रहे हों तो पाकिस्तान में बनाएंगे, तो आजकल बनाएंगे तो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनेगी। कहाँ रजिस्टर्ड होगी? SECP में रजिस्टर्ड होगी। लेकिन अगर दुबई में हम कोई कंपनी बनाना चाहें तो जो वहाँ का इदारा होगा दुबई का, कंपनी को देख रहा होगा, उसका कोई नाम होगा, वहाँ का कोई लॉ होगा, उसके तहत बनेगी। और अगर हम UK में बनाएंगे तो वहाँ का कोई इदारा होगा, वहाँ का कोई लॉ होगा। अमेरिका में बनाएंगे वहाँ का कोई इदारा होगा। अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो आउटसाइड पाकिस्तान, तो इसका मतलब है वो भी कंपनी कहलाएगी ना, लेकिन वो रजिस्टर्ड उस लॉ के तहत, उस कंट्री के लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई होगी। और अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। मसलन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कंपनी, इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कुछ लोगों की एक बॉडी बनी है, एक कानून के तहत बनी है, लेकिन उस कानून के अंदर ही ये बात लिखी हुई है कि इस इदारे को, इस बॉडी कॉर्पोरेट को हम कंपनी तस्वुर करेंगे। ठीक है, जरा पढ़िए दोबारा क्या लिखा हुआ है। अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। जब हम किसी बॉडी कॉर्पोरेट को बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दें, इसका मतलब होता है ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। अब इदारा अलग और इसके मेंबर्स अलग। अच्छा जी, बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो हमारी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी होती हैं, वो कहता है ये वाली सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। यानी आपकी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है ना, वो कहें जी हमने तो सोसाइटी बनाई हुई है, हम अलग और हमारा इदारा अलग। लॉ कहता नहीं नहीं नहीं, आपको ये काम नहीं हम लॉ कर रहे।
आप और आपका इदारा एक ही हो, अगर इदारा गलती करेगा तो हम आपको पकड़ेंगे। यू आर नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी तो आप हैं ही नहीं, बने तो आप रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ के तहत बने हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट मानने का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी मान लें। वो कहता है हम आपको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे। ठीक होगी बात जी? ओके, नंबर 1 ये एक्सेप्शन आ गई। नंबर 2, एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन विच जी जी चलो चलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, अब सेकंड एक्सेप्शन क्या आ गई? एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स which the concerned minister of federal government may by notification specify in this behalf। क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है अगर कोई और एंटिटी बनाई जाए, कोई और एंटिटी मीन्स इदारा, एनी अदर एंटिटी, लेकिन वो एंटिटी कंपनी ना हो, कंपनी के अलावा कोई हो, with the concerned minister of federal government may by notification specify in this behalf, यानी वो जो उसकी जो मिनिस्ट्री है वो डिक्लेयर करे कि यार ये इदारा बॉडी नहीं है, कॉरपोरेट बॉडी नहीं है, मीन्स इदारा अलग और इसके बंदे अलग नहीं है। अब ये वाली डेफिनेशन के ऊपर मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनर वो जो कल हमने बात की थी ना, रफली 50% कैसे आता है? रटा वाला सवाल, ये डेफिनेशन आ गई, रटे वाला सवाल आ गया। अच्छा, दूसरा आई कैप के एग्जामिनर का दिमाग भी ज़रा उल्टा ही होता है ना, ठीक है ना। तो लॉ पढ़ते हुए आपने हमेशा इसका ख्याल रखना है, आपके जहन में हो कि यार ये उल्टे दिमाग के लोगों का प्रोफेशन है। यहाँ एग्जामिनर ज़्यादातर चीज़ें पता क्या पूछ रहा होता है, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, वो इसमें इंटरेस्टेड होगा क्या नहीं है। तो रिवर्स में एग्जामिनर पूछ रहा होता है। तो हमने लॉ पढ़ते हुए, अगरचे कंपनी लॉ में हमें इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने हमेशा ख्याल रखना है कि लॉ में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, एक्सेप्शंस क्या हैं, एग्जामिनर इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। ठीक है ना। तो अब या तो वो पूरा ही पूछता है, कहता है जी बताइए बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, हमने बताया ये 3 इदारे होते हैं और ये 2 इदारे नहीं होते। हो सकता है पूछे बताए कौन कौन से इदारे बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, तो सिर्फ ये 3 बताना है, फिर ये 2 बताने की ज़रूरत। वो पूछ रहा है कि कौन कौन से इदारे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हैं, तो फिर सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें टू दी पॉइंट रहना भी सीखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है तो हमने उसका आंसर कैसे देना है। अच्छा जी, मसलन जी हम अपनी बात करते हैं, हम लोगों की बातें क्यों कर रहे हैं जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 हमारा इदारा इसके तहत चल रहा है, ठीक है ना, एक कानून है, उसके तहत हम इदारा है हमारा। इसका सेक्शन 3 कुछ बातें लिख रहा है, जी ऑल पर्सन हुज नेम आर एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड एट द कमिटमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड ऑल द पर्सन हु मे हेयर आफ्टर हैविंग देयर नेम एंटर्ड इन टू द रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस so long as they continue to have their name bound to the said register are hereby constituted a body corporate by the name of the Institute of Chartered Accountant of Pakistan। वो कहता है कि भाई जिस दिन हमने ये ऑर्डिनेंस जारी किया, ठीक है ना, 1961 में, तो कुछ लोगों की तो लॉटरी निकल आई ना, ठीक है ना, कुछ लोगों की लॉटरी निकल आई, क्योंकि एक इदारा बनाना था ना, अभी तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मुल्क में था ही नहीं, तो हमने कुछ लोगों को ऑनररी डिग्रियां देकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया। जाहिर है कि इदारा बनाना, तो कुछ लोगों जो जिनकी कोई रेलिवेंट उस वक्त की क्वालिफिकेशन होगी, शायद पार्टीशन से पहले वहाँ से उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ होगा, कुछ भी होगा। लाइक मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, हमीद चौधरी साहब, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इस कैटेगरी में फॉल करते थे कि जिन्हें जब इदारा बना तो इनके नाम आ गए। ये लिखा हुआ है ऑल पर्सन हुज नेम आर एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड एट द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस,
जब ऑर्डिनेंस शुरू हुआ तो जिन 10-15 लोगों के नाम हमने लिख दिए वो सब भी इदारे के मेंबर बन गए। फिर उसने कहा जी उसके बाद वो लोग जो पास करके और जिनके नाम आएंगे वो, लेकिन साथ ही कहा एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू हैव देयर नेम बॉर्न टू द सेट रजिस्टर। में एक बंदे का नाम आ गया, उसने क्वालिफाई किया, नाम आ गया, मतलब मैं क्वालिफाइड हूं, मेरा नाम इस वक्त आई कैप की इस लिस्ट में शामिल है, तो मैं इसका मतलब है मेंबर कहलाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आई कैप के सालाना जो फीस देनी है वो ना दूं तो मेरा नाम स्ट्रक ऑफ कर देंगे। जब तक पैसे नहीं दूंगा दोबारा नाम नहीं लिखेंगे। जब मेरा नाम उस लिस्ट से जैसे ही निकल गया तो फिर मैं मेंबर नहीं रहा। या कोई, क्योंकि मेरे ऊपर एथिकल और बाकी सारे मामलात मेरे ऊपर अप्लाई होने हैं, मैं कोई एथिकल बाउंड्रीज आई कैप की क्रॉस करता हूं तो मुझे आई कैप 2-3 तरीक़ों से वार्न करेगा। एक है मेरा नाम लेकर मेरी बिरादरी में बताएगा कि यार ज़ाहिद कभी ठीक नहीं कर रहा, वो ख्याल करता है कि यार अच्छा मेंबर डरेगा इस बात से कि यार मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा एक चार्टर को कहता होती रहे बेइज्जती, पैसे कमाने हैं या छोड़ो परे। उसने फिर भी वो काम कर लिया तो फिर आई कैप कहेगा नहीं इसको 6 महीने के लिए इस लिस्ट से निकाल दें। हत्ता कि आई कैप के पास ये इख्तियार है कि हमेशा के लिए किसी को लिस्ट से निकाल दें, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ कि जब तक आप लिस्ट में होंगे जब तक आप मेंबर हैं। वो कह रहे हैं ये सारे मेंबर ये मेंबर कहलाएंगे और ये जो इदारा है ये कॉरपोरेट कहलाएगा, बॉडी कॉरपोरेट कहलाएगा और इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान होगा। द इंस्टीट्यूट शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील एंड शैल हैव पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी both movable and immovable and shall by its name sue and be sued। सारे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स लॉ ने इसको लॉ करते हैं। ये बात लिखी हुई थी वहां पर, बात समझ आई है। यहां लिखा हुआ था अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। कैसे डिक्लेयर किया? ये डिक्लेयर किया, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी के जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे इसमें डाल दिए कि जनाब परपेचुअल सक्सेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्वालिफाई करेंगे आते जाएंगे, कुछ बेचारे ज़िंदगी से भी चले जाएंगे, कुछ को आई कैप डिसक्वालीफाई कर देगा, तो ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की लाइफ अब क्या हो गई है? परपेचुअल हो गई है। कंपनी वाला करैक्टर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है? वो कहते हैं यस। लाइक अभी इंशाल्लाह अब हम बड़ा आजकल इसके ऊपर खुश भी हैं। हमारे पास कोई 11-12 कनाल का एक प्लॉट है यहाँ मेन बुलेवार्ड के ऊपर गुलबर्ग के अंदर। काफ़ी अर्सा पहले हमने ख़रीदा था। जब ख़रीदा था मेंबर्स को बड़ा एतराज़ था कि यार आप लोगों ने कहाँ पैसे लगा दिए। अब वो ख़रीदा जितने का उससे 20-30-40 गुना उसकी कीमत हो गई। ये जो नई कौंसिल आई है ये ज़रा अच्छी विजनरी लोग आए हैं, तो अब हम इसके ऊपर एक बड़ा हाईटेक किस्म का इदारा कंस्ट्रक्ट करने लगे। तो हमारा ऑफिस जाहिर है 3-4 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ मेन बुलेवार्ड पे आ जाएगा, गुलबर्ग में आ जाएगा और 10-11 कनाल का बड़ा वो जगह होगी। हमारे पार्किंग, अभी हम जब जाते हैं मीटिंग्स के अंदर जाते हैं तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें वहाँ पार्किंग की आती है। इंस्टीट्यूट के पास अपनी कोई पार्किंग नहीं है, वहाँ सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ रही होती हैं, सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो फिर अब यहाँ हम उसे ज़ाहिर है 200-300 गाड़ियों की पार्किंग से लेकर, और आजकल नैयर अली दादा साहब उसका डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, तो एक बड़ी सारी लाइब्रेरी और एक बड़ा सारा कम्युनिटी सेंटर टाइप एक अच्छा इदारा बन रहा होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉ मुझे अलाउ कर रहा है कि हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने इदारे के नाम से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो उस लैंड का ऑनर कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट को कोई मसला हो गया, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर कोई केस करना है, किसी स्टूडेंट ने उठा के केस करना है, तो किस पर केस करेगा? वो कहता है इंस्टीट्यूट पर केस करेगा। हम जो मेंबर हैं हमारे ऊपर केस नहीं होगा, ठीक है ना। सेपरेट एंटिटी होने का ये फ़ायदा हो रहा है ना, बीइंग ए मेंबर। अब केस मेरे ऊपर नहीं फाइल हो रहा। मतलब फ़र्ज़ कर लें कोई खुदा ना खास्ता FATF की वजह से किसी और वजह से पता चले यार इंस्टीट्यूट के मेंबर इन्वॉल्व हैं, तो केस कर दें किस पर? इंस्टीट्यूट पर। तो वो हमें सारे बेनिफिट मिल गए आई कैप के मेंबर्स को जो कंपनी के शेयर होल्डर को मिलने थे।
अब टेक्निकली हम शेयर होल्डर तो नहीं है ना, हमने शेयर तो नहीं खरीदे आई कैप में, हमने तो अपनी जवानी देकर आई कैप को तो फिर डिग्री लिया, ठीक है ना, ऐसे ही अब आप कर रहे हैं इस वक्त, तो शेयर तो नहीं परचेज किए, लेकिन हमारा स्टेटस किस तरह का है, इस तरह के इदारों को बॉडी कॉरपोरेट कहते हैं। ऐसे ही स्टेट बैंक है, ऐसे ही आईसीएम में है, तो इस तरह के इदारों के लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, बॉडी कॉरपोरेट। ये वो स्टेट बैंक से रिलेटेड आ गई जी बात। उसी तरह से ये स्टेट बैंक है और जनाब इसी तरह ये अपने उस खरीदेगा और ये करेगा, तो वापस चलिए जी बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन पर, अब आपको थोड़ी बेटर समझ आएगी। वो कहता है कि हर कंपनी भी बॉडी कॉरपोरेट है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, इसका मतलब है हर कंपनी भी बॉडी कॉरपोरेट है। कौन सी कंपनी, पाकिस्तान में बने वो भी, पाकिस्तान से बाहर बने वो भी। इसके अलावा कौन है बॉडी कॉरपोरेट, ऐसा इदारा जिसको जिस लॉ के तहत वो बने उस लॉ में लिख दिया जाए कि बॉडी कॉरपोरेट। बात समझ आ गई जी। A body corporate declared as body corporate in the relevant statute, relevant statute जैसे अभी हमने सीए का लॉ देखा 1961, या अगर हम स्टेट बैंक का लॉ देखें तो 1956, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। तो इस एक्ट में अगर लिखा हो कि स्टेट बैंक क्या है, बॉडी कॉरपोरेट है, ये पता कैसे चलता है, ये लिखा हो कि जनाब इसकी कॉमन सील होगी, ये प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ये कर सकेगा, तो देखें having perpetual succession, common seal and shall by the said name sue and be sued। यहाँ से पता चल रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी क्या है, बॉडी कॉरपोरेट है, बल्कि लिखा भी हुआ है बैंक शैल बी अ बॉडी कॉरपोरेट बाय द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्लियर होगी बात जी। तो एक ऐसी डेफिनेशन जहां रटे में एग्जामिनर सवाल पूछ रहा होता है तो वो यही डेफिनेशन है। या एमसीक्यूज का आपको पता है 15% वेटेज एमसीक्यूज भी है। तो कहता है जी बताइए क्या हर कंपनी बॉडी कॉरपोरेट है? यस, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट। एक्चुअली बॉडी कॉरपोरेट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ, फिर सुने, बॉडी कॉरपोरेट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। जब हम किसी इदारे को कहें ना इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो एक्चुअली हम उसको बॉडी कॉरपोरेट कह रहे हैं। तो कंपनी भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए कंपनी भी बॉडी कॉरपोरेट है। स्टेट बैंक या इस तरह के इदारे या कोई और किसी और मुल्क की कंपनी, वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। आई कैप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसीलिए ये तीन बातें ऐसे याद करनी है आपने। वो जो कल मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा था कि जो 70% ऑफ द सिलेबस है वो मैंने आपको क्लास में याद करवाना है, उसको उसके लिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, ठीक है ना। कि देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हालांकि अगर सिर्फ हमने आगे चलना हो तो बस बात खत्म होगी, मुझे आगे चलना चाहिए। इस वक्त मैं टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है यार जो मेरा सिलेबस है ना ये बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस रह गया है। आप उस वक्त आए हैं वो जब सेल लगी होती है ना 50% ऑफ, तो रश लग जाता है, वो इदारे को बंदे कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप उस वाली सेल में आए हैं 50% ऑफ, क्योंकि पहले ये दो हिस्से थे, स्लाइस कटा, बी लॉ अलग हो गया, सी लॉ अलग हो गया, तो अब हमें टाइम के जो कोई टेंशन है कोई नहीं। जो कोर्स हमने पुराना कोर्स 100 घंटे में पढ़ाना था, अब ये 50% 100 घंटों में पढ़ाना है, तो हम आपको याद यहीं क्लास में करवा देंगे, सारा काम यहीं हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप रोज़ाना घर जाकर एक दफ़ा इसको पढ़ लें। मैं ये नहीं कह रहा घर जाकर रटा लगा लें, इसका रटा मैं क्लास में लगवा लूँगा, मुझे पता है कैसे याद होगा, लेकिन आप घर जाकर एक मरतबा साथ साथ इसको अटैच करेंगे। तो बॉडी कॉरपोरेट में, अच्छा हमने जहन में ना एक स्केच भी बनाना होता है। ब्रेन में जिस तरह का डाटा फीड करते हैं ना वैसा ही डाटा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। आप में से कोई हाफ़िज़ कुरान है? बच्चा कोई हाफ़िज़ कुरान है? माशाल्लाह, बच्ची हाफ़िज़ कुरान है, वेरी गुड। तो मुझे एक दफ़ा एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं आपको ब्रेन की इसी बात से। मेरे बिल्कुल साथ जो हमसाए हैं ना वो PhD प्रोफेसर हैं GC यूनिवर्सिटी के, बड़ा अच्छा इंसान है।
तो बल्कि डबल पीएचडी है, एक उसने यूएसए से पीएचडी की हुई है, एक चाइना से पीएचडी की हुई है। तो मैं अक्सर उन्हें छेड़ता हूँ कि डॉक्टर साहब जब आपको लगा कि चाइना वाली तो पीएचडी 2 नंबर ही है तो फिर आपने यूएसए से कर ली जाके। खैर है नहीं आओ, एक दफ़ा मुझे कहने लगे ऐसे ही, हम मगरिब की नमाज़ हमने इकट्ठी पढ़ी तो वापस आ रहे वॉक करते हुए, तो कहते यार किसी दिन ना आपने मुझे मेरे साथ संडे को चलना है, एक जगह जाना है हमने। अब जैसे इंसान पूछता मैंने कहा यार कहाँ जाना है, कहते यार ये नहीं पूछना आप। अच्छा मैं कहा चलेंगे, चले आप कहते नहीं पूछना तो चलेंगे, बताएं कब जाना है। कहते नहीं आप बताएं। मैंने कहा अच्छा ये संडे आ रहा है ये छोड़कर इससे अगले वाले संडे को चला। कहते ठीक हो गया। अब इसके दरमियान में जब नेक्स्ट संडे करीब आया तो उन्होंने फिर मुझे याद करा दिया फ्राइडे के आसपास कि वो हमारा वादा है सुबह 9 बजे निकलना है हमने। ठीक है। फिर साथ ही कहते हैं गाड़ी आपने नहीं निकालनी, गाड़ी मैं अपनी निकालूंगा और हम फिर चलेंगे। मैं कहा ठीक है, अब पाबंदी तो पहले ही लगी कि कहाँ जाना पूछना ही नहीं। खैर हम संडे को सुबह 8:30-9 बजे, हमारी कॉमन वॉल है, तो आगे जब मैं बाहर आया घर से तो देखा कि एक गाड़ी और खड़ी हुई है और डॉक्टर साहब ने ये सिर्फ मुझे ही नहीं फंसाया हुआ, कोई 8-10 लोग हैं जो इकट्ठे हुए हुए और 2 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं और हम उसमें बैठ गए और जा रहे हैं। खैर हम लाहौर के इलाके, मेरा तो वो देखा हुआ भी नहीं था इलाका, ये शादबाग वाली साइड पे कहीं चले गए और वो छोटा सा इलाका, छोटी छोटी गलियाँ, शायद इसीलिए उन्होंने मना किया कि गाड़ी आपने नहीं निकालनी। तो बहरहाल अंदर ऐसे जाते जाते आबादी के अंदर ले जाके एक जगह गाड़ियाँ खड़ी की, फिर कोई 2 गलियाँ पैदल चले तो एक छोटा सा घरनुमा इदारा, उसके अंदर हम दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो दाखिल होके पता चला कि अच्छा यार ये कोई मदरसा टाइप जगह है, कोई छोटा दीनी इदारा है जहाँ हम आए। खैर हम ऐसे जाके एक ऐसा कमरा, इससे थोड़ा बड़े साइज़ का, जैसे मस्जिद का कमरा इदारों का होता है, नीचे कारपेट बिछा हुआ है, सामने कुरान पाक की रेल रखी हुई है, हम वहाँ जाके बैठ गए। डॉक्टर साहब किस काम लगे हैं, क्या कराने ले आए हैं, कहाँ ले आए। खैर अब इस इदारे के जो सरबरा थे वो उन्होंने हमें रिसीव किया, बिठाया, सारा कुछ। फिर उन्होंने एक बंदे को बुलाया, उन्होंने कहा यार कोई एक क्लास भेज दो। अब वो कोई 20 बच्चे आए और आकर ऐसे उन्होंने जगह बनाई थी, वो आकर वहाँ बैठ गए हैं, कोई एक क्लास उन्होंने उठाकर ऐसे बुला लिया। उन्होंने कहा जी ये बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये क्लास के बच्चे हैं, डिफरेंट पारे इन्होंने हिफ्ज़ किए हुए हैं। आपके सामने जो रेहल है वो उसके ऊपर कुरान पाक रखा हुआ है, ये बच्चा आएगा आकर बताएगा मैंने कितने सिपारे याद किए हैं, तो आप इससे इसका कुरान सुनिए। अच्छा जी। अब एक बच्चा आता है, वो आगे बताता है जी मेरे 10 सिपारे हिफज हो गए हैं, तो अब हमने सुनने हैं जी। अब हमें तो ना समझ आया क्या करना। फिर वो डॉक्टर साहब ने भी और वो जो वहाँ पे थे इदारे के सरबरा, उन्होंने थोड़ा हमें असिस्ट किया। उन्होंने कहा यार अच्छा आप पहले सिपारा सुनाओ जी, वहाँ से शुरू करो जी, वहाँ से शुरू करो जी। वो बच्चा ठक 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 बताता जाए। हम तो इससे ही इम्प्रेस हो गए कि यार क्या बात है, कितना अच्छा कुरानी थे, याद है बच्चे को। कहा नहीं यार मुश्किल करके सुने, आप इसे ऐसे कहें कि सूरह बकरा की आयत नंबर 56 सुनाएं। चलिए हमने ऐसे पूछा हुआ तो बच्चा ऐसे भी सुनाए, तो नहीं कोई और मुश्किल करे। आप इसे कहें जी जो पेज नंबर 36 पे पहली आयत लिखी है ये सुनाए, वो बच्चा वो भी सुना दे। अब हम हैरत हमारी बढ़नी शुरू हुई कि ये क्या हो रहा है, कुरान ऐसे इतना पक्का याद है इन्हें। करते 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 आप यकीन जाने उन बच्चों को कुरान पाक का हाफिज़ कहना ज़्यादती थी। वो बच्चे कुरान पाक का सर्च इंजन बने हुए थे। वैसे मैं आपको अभी एक चैलेंज देने लगा हूँ, इंक्लूडिंग ये बच्ची जो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। अगर हम चाहें कि सूरह फातिहा को हम पढ़ें और पहली आयत का 2 लफ्ज़ पढ़कर इसको यहीं छोड़ें और अगली आयत पे स्विच करें, तो ज़रा सोचें कि पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। पूरी सूरह फातिहा रोज़ हम दिन में 5 दफ़ा पढ़ रहे हैं इसको, हर नमाज की हर रकत में, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते। वो बच्चा पूरा कुरान ऐसे पढ़ने की सलाहियत रखता था, पहला लफ्ज़ पढ़ते जाते, फिर उससे अगली बार। उन्होंने हमारे पास ना कुरान पाक रखे होते तर्जुमे वाले, कहते आप ना तर्जुमा पढ़ें ये अरबी बता देगा, आप अरबी पढ़ें ये तर्जुमा बता देगा। यानी मैंने तो मुझे एंड में लगा कि ये बच्चे कुरान पाक का सर्च इंजन है। अब मैं क्योंकि माइंड साइंसेस का आदमी था, मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। अच्छा ये कोई एक बच्चा 2 बच्चे होते ना तो बड़ा आसान था, अपने आप को सिखाते कि यार क्या बात है, इस बच्चे को अल्लाह ने क्या सलाहियत दी हुई है, कहानी ख़त्म। ये तो पूरी क्लास ऐसी है।
अब क्योंकि मेरा टीचिंग से भी ताल्लुक, मेरा माइंड साइंसिस से भी ताल्लुक, मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात बता दी है, तो बड़ा अच्छा काम। पहले मैं कहता है काम फंसा दिया डॉक्टर साहब ने, और जब हम वापस आ रहे थे तो मैं कहता कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा संडे आज गुजारा। फिर मैं उन साहब से राब्ते में रहा, उनके साथ आया कि यार क्या फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, मेथडोलॉजी में कहाँ फ़र्क है। तो मैंने देखा कि असल में हुआ क्या, जब हम आम हिफ्ज़ कर रहे हैं तो हमें जो उस्ताद है वो ये याद करवा रहा है जी कुरान पाक को याद करें, हम वो याद कर रहे हैं जिस तरह वो याद करवा रहा है। हम डाटा फीड कर रहे हैं ना दिमाग में, हमने डाटा ऐसे ही फीड किया हुआ कि सूरत को एक तरफ से पढ़ें आखिर तक पढ़ें। तो जब ये बच्चे को याद करवा रहे हैं तो ये उस वक़्त ये सारी बातें याद करवा रहे हैं कि ये आयत किस पेज नंबर पे लिखी हुई है, इस आयत का तर्जुमा क्या है, ये आयत कहाँ है, किस तरह है, वो ये सब कुछ दिमाग में फीड कर रहे हैं। तो इसीलिए सब कुछ बाहर आते जा रहा है। तमाम बच्चे वो ऐसे ही हैं। हैरत गुम हो जाती है कि जब आप उन बच्चों से मिलते हैं कि यार ऐसे भी कुरान याद हो सकता है। तो असल में ये सारी किस्सा सुनाने का मतलब ये था, जो दिमाग में आप डालेंगे ना वही बाहर आएगा। अब आपने ये हैबिट बनानी है कि यार बॉडी कॉर्पोरेट में 3 पॉइंट हैं इंक्लूड के और 2 पॉइंट हैं एक्सक्लूड के। जब आप ऐसे याद करेंगे तो एग्ज़ाम में कभी भी नहीं जाके गलती कर रहे होंगे। हमने हर दफ़ा ये भी याद रखना है कि जो ये चीज़ हमने याद लगाई है ना, इसमें पॉइंट कितने हैं। तो मैं फ़ौरन जहन में हो कि बॉडी कॉर्पोरेट में 3 चीज़ें आ रही हैं और 2 एक्सक्लूजन है। फिर जब हम इसको रिट्रीव करेंगे तो ये हमेशा आसानी से हमें रिट्रीव होगा, याद रहेगा। ऐसे हम चला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जी? सबसे पहले तमाम कंपनीज जो नए कानून के तहत या पुराने तमाम कवानीन के तहत बनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। वो तमाम कंपनीज जो दुनिया में कहीं भी बनी हुई हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हैं। और इसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड बाय रेलिवेंट स्टैट्यूट। बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। ये 3 चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट हैं। कौन सी 2 चीज़ें नहीं हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी हो ही नहीं सकती, और एनी अदर एंटिटी जिसका फेडरल मिनिस्टर उसको डिक्लेयर कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, फिर हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जांपल ये याद करने की जरूरत नहीं, तो समझने के लिए हमने इस्तेमाल की। अच्छा जी, फिर वो जी कामरान और वो आ गई बात। चले इसको स्किप करके यहाँ आते। कंपनीज, टाइप ऑफ कंपनीज। कंपनी कितनी तरह की होंगी? हम कह रहे हैं कंपनी को क्लासीफाई करने के लिए हम 3 तरह की बेसिस पर कंपनी की कैटेगरीज बना सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऐसे 3 तरह से हम कंपनीज को कैटेगराइज करेंगे। एक बात को आज हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। हम कहते हैं जी कंपनीज टेक्निकली 2 तरह की हैं। वन इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी एंड अदर इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? शेयर्स की बेस पर है। क्या मतलब? प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? एक ऐसी कंपनी, जब कंपनी हम बनाते हैं ना तो इसके 2 डॉक्यूमेंट अगले चैप्टर में जाकर हमने पढ़ना है बड़ा डिटेल से। 2 बड़े अहम डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये कंपनी के 2 कवानीन हैं, कंपनी के 2 रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। इनमें लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में ये लिखा हो कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब ये लफ्ज भी, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, पाबंदी। और प्रोहिबिट का क्या मतलब होता है? क्या फर्क है दोनों में? एक ही बात है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और प्रोहिबिटेड एरिया, इसमें क्या फर्क है? स्मोकिंग के लिए ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और एक है प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब है यहाँ कोई भी सिगरेट नहीं पी सकता। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है शायद एडल्ट पी सकते हैं, बच्चे नहीं पी सकते, शायद मेल पी सकते हैं, फीमेल नहीं पी, व्हाटएवर, कोई रिस्ट्रिक्शन है। काम हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं,
लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन है, मसलन बाकियों से पूछ कर ट्रांसफर होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन है। बात समझ आ रही है? प्रोहिबिटेड नहीं है, मना नहीं है कि हो ही नहीं सकता, नहीं, रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन है। नंबर 2, लिमिट मेंबर टू 50। जो शेयर होल्डर हैं, जो ऑनर हैं, जो मेंबर हैं, वो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, 51 लोग मेंबर नहीं हो सकते। प्रोहिबिट इनविटेशन टू पब्लिक, प्रोहिबिट, ये कभी भी जिंदगी में जनरल पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकती, रिस्ट्रिक्ट नहीं है, प्रोहिबिट है। बात समझ आ गई है? ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम में ये 3 बातें लिख दी जाएं, उसको हम कहते हैं ये क्या है? प्राइवेट कंपनी है। बात समझ आई है? प्राइवेट कंपनी में कितनी कंडीशंस होती हैं? 3। नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, बोलते जाइए शाबाश, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, पहली बात। नंबर 2, लिमिट द मेंबर्स टू 50। लिमिट का मतलब है ये अपर लिमिट है, इसको हम कैप बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, क्या 45 मेंबर हो सकते हैं? यस हो सकते हैं। क्या 2 मेंबर हो सकते हैं? क्या 1 मेंबर हो सकते हैं? यस। 51 नहीं हो सकते, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है? प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब कभी भी नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। आपको कहूँ कि ये मेरी कंपनी, हम 5 लोग मेंबर है, आप भी हमारे शेयर खरीद लें, ये काम हम नहीं कर सकते। और कौन सी कैटेगरी है? प्रोहिबिट की कैटेगरी है। अच्छा जी, ये जो प्राइवेट कंपनी है ये 2 तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है, एक ही आदमी ने कंपनी बनाई हुई है। एंड अदर इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनीज या अदर कंपनीज। यानी अगर एक आदमी होगा तो हम उसको क्या कह दिया करेंगे? सिंगल मेंबर कंपनी कह देंगे। और अगर एक से ज्यादा हैं और 50 तक हैं तो फिर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा जी, पब्लिक कंपनी। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। रिवर्स में डेफिनेशन आ गई। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। लॉ ने तो ऐसे डिफाइन किया। आपने अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, आप ऐसे नहीं लिख कर आएंगे, आप ऐसे नहीं लिख कर आएंगे, बल्कि आप इसको निगेट करेंगे, इसका रिवर्सल लिखेंगे। तो मार्क्स लेने ना हमने तो। अ कंपनी विच डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर ऑफ द कंपनी। A company having no limit on the member of the company. Allow invitation to general public. बात समझ आ रही? रिवर्सल नहीं, लॉ तो रिवर्सल कह के फारिग हो गया, हमने मार्क्स लेने हैं, हम इसका रिवर्सल जनरेट करेंगे वहां पर। कैन ऑफर टू जनरल पब्लिक। अच्छा जी, लिखा हुआ कैन ऑफर, कर सकती है, जनरल पब्लिक से पैसे ले सकती है। अब 2 तरह की कंपनी है, कुछ हैं जिन्होंने पैसे ले सकते हैं, लिए नहीं हैं, और कुछ हैं जिन्होंने जनरल पब्लिक से पैसे ले भी लिए हैं। जिन्होंने ले लिए उनको क्या कहते हैं? लिस्टेड। और जिन्होंने नहीं लिए अनलिस्टेड। कैन ऑफर बट नॉट ऑफर्ड। और ये कौन से आगे? कैन ऑफर एंड हैज ऑफर्ड। इसका मतलब है वो तमाम कंपनीज जो हमें स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रही हैं। ये कौन सी कंपनीज हैं? लिस्टेड। क्यों लिस्टेड? पहली बात है पब्लिक कंपनीज हैं, और ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने जनरल पब्लिक से पैसे ले लिए हैं। उन्होंने कहा जनाब ये हमारी कंपनी है, आप आइए हमारे शेयर खरीद लें। ये लीवर ब्रदर, ये नेस्ले, ये पेप्सी, ये पैकेजेस, ये MCB बैंक, ये सारे क्यों? क्योंकि सब कौन से इदारे हैं? लिस्टेड कंपनी। ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ये ऑन द बेसिस ऑफ शेयर के हिसाब से हो रहा है। शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पब्लिक को शेयर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम क्या कह रहे हैं? ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर है? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। ठीक होगी बात जी? तो 2 मेजर आज के काम, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को याद करना और कंपनी का ये वाला एरिया अंडरस्टैंड करना। कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फर्दर
आगे चल रहे होंगे। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।